अज़ीज़ तलबा और प्यारे फार्मर, आज हम जो हमारा उन्वान है वो है बटेर फार्मिंग। बटेर को इंग्लिश में कोयल कहा जाता है। बटेर फार्मिंग का रुझान हमारे मुल्क में बढ़ता जा रहा है। इसकी डिमांड सर्द मौसम में ज़्यादा होती है, गर्मियों में इसको कम इस्तेमाल किया जाता है। बटेर एक बहुत छोटा परिंदा है। अगर हिस्ट्री में देखें तो 1200 कबल मसीह ये जापान से इसकी फार्मिंग शुरू हुई थी और 2000 कबल मसीह जापान में भी इसको रिपोर्ट किया गया है। जो जापान की पोल्ट्री सारी आलमोस्ट तकरीबन तमाम की तमाम कोयल फार्मिंग पे, बटेर फार्मिंग पे ही मुश्तमिल है। यहाँ पे कोयल फार्मिंग ज़्यादा की जाती, दुनिया में सबसे ज़्यादा जापान में बटेर फार्मिंग की जाती है। पाकिस्तान में भी इसके बारे में बहुत काम हो चुका है। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंस लाहौर में नेशनल कोयल सेंटर भी का क़याम भी किया गया है ताकि इसकी तरक्की में अहम रोल प्ले किया जा सके। यह अदारा अरसा तकरीबन 10 साल से यहाँ पे कोयल फार्मिंग के ऊपर काम कर रहा है और इसमें जो ज़्यादातर इसका मकसद है उसको कोयल फार्मिंग को प्रमोट करना और दूसरा इसकी जो कोयल की ब्रीड है उसमें ब्रीड इम्प्रूवमेंट पे इसका काम है। बटेर फार्मिंग पहले इतना इसका अहमियत को समझा नहीं जाता था, ना ही इतनी बटेर फार्मिंग थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आवाम में इसका जो है शऊर आता जा रहा है और जो भी इसके मुतालिक गलत कॉन्सेप्ट थे, मिसकंसेप्शंस थी, ये गर्मियों में ज़्यादा इसकी कंजम्पशन नहीं होती। उसकी वजह ये बताई जाती है कि ये बटेर गर्मियों में खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ये गर्म होते हैं, जो कि बिल्कुल एक गलत कंसेप्ट है। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ये दूर होता जा रहा है। दूसरा, इसकी बटेर फार्मिंग का ज़्यादा तरक्की ना करने की वजह इसकी हाई प्राइस है, जो कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा हो जाती है और आम आदमी की पहुंच में नहीं रहती। लेकिन फिर भी इसकी ग़िज़ाइयत और इसके दूसरे फ़वाइद जिनमें लो कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, हाई प्रोटीन आ जाता है, इसकी वजह से इसको पसंद किया जाता है। लोग इनके अंडों की मतलब कि बहुत डिलीशियस हैं इनके अंडे और लो कोलेस्ट्रॉल हैं जिनको लोग अब पसंद करना शुरू हो गए हैं। जो पाकिस्तान में जो ब्रीड है वो जापानीज़ कोयल है, जिसको इसकी अपनी इनफरादी खसूसियात की वजह से बहुत पसंद किया जाता है, जिनमें चंद एक इनका लो जनरेशन इंटरवल है। जैसा कि पोल्ट्री के हवाले से ये बहुत जल्दी ही अंडे देना स्टार्ट कर देते हैं। आलमोस्ट 42 डेज़ पे ये एग प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, देन पूरा साल तकरीबन ये अंडे देते हैं। मैनेजमेंट करके इनको आप घरों में भी पाल सकते हैं, जो कि एक इनकम का सोर्स बन सकते हैं। और जगह के हवाले से भी मतलब कि इनको पालने के लिए बहुत कम जगह दरकार है। आप एक अपने घर के अंदर एक छोटे से कमरे से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। लो इन्वेस्टमेंट चाहिए इनके लिए और मैनेजमेंट भी जो है इतनी ख़ास ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं हैं इसमें, और जिसकी वजह से इसको आम लोगों तक भी फैलाया जा सकता है। तो सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि लोग इसकी अहमियत को समझें और इनकी एजुकेशन लोगों को इस सिलसिले में एजुकेट किया जाए ताकि लोग इसकी अहमियत को समझें, इसकी तरफ आएँ। कोयल एक छोटा परिंदा है जिसका वज़न तकरीबन 42 दिनों में 150 से 200 ग्राम होता है और ये 42 दिनों में अंडे देना शुरू कर देते हैं और इसके जो एक दिन के चूज़े का वज़न है वो तकरीबन 6 से 8 ग्राम है। इसके लिए स्पेशल इसको केयर की ज़रूरत होती है। जो पाकिस्तान में अवेलेबल इसकी नस्लें हैं वो 2 हैं। इसमें एक बॉब वाइट है जो कि अमेरिकन बेस है, ये तकरीबन एक साल में 230 अंडे देते हैं, और दूसरी जापानीज़ कोयल हैं, जापान की ब्रीड है, जो कि 300 अंडे देते हैं। ज़्यादा उसको पसंद किया जाता है और उसमें ज़्यादा एग प्रोडक्शन है। सबसे पहले इसकी सेक्सिंग के बारे में बात करेंगे। इसमें मेल और फीमेल में अगर आपने फ़र्क महसूस करना हो तो जो मेल है उसका साइज़ कम होता है एज़ कंपेयर टू फीमेल, यानी कि नर का साइज़ छोटा है मादा की निस्बत। दूसरे नंबर पे इसके जो परों का कलर है उसकी वजह से भी हम इसको पहचान सकते हैं। जो नर है उसकी गर्दन के नीचे और उसके सीने पे जो कलर होता है वो तकरीबन रेडिश ब्राउन होता है, और जो
इसकी मादा है उसमें सिर्फ ब्राउन होता है। इसके अलावा इसको आवाज़ के ज़रिए भी इसके मेल और फीमेल में फ़र्क किया जा सकता है। सबसे पहले इसकी ब्रूडिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। दूसरी नस्लों की तरह इसकी ब्रूडिंग भी बड़ी स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। कोयल फार्मिंग में ये एक बड़ा फ़ायदा है कि आप इसको घर में किसी भी जगह किसी भी कमरे में इसको शुरू कर सकते हैं। इसके लिए बहुत कम जगह दरकार है। आप इसको घर में एज ए पार्ट टाइम बिज़नेस भी शुरू कर सकते हैं। कोयल फार्मिंग के लिए ज़रूरी है कि आप इसके लिए जो ब्रूडिंग करें तो ज़मीन पे लीटर बरादा डालें और उसके ऊपर अखबार डालें, क्योंकि छोटा चूज़ा है, अगर वो लीटर को इस्तेमाल करेगा तो उसकी वजह से इनको मसला आ सकता है, उसके निज़ाम में ज़्यादा मसाइल आ सकते हैं, जिसके वजह से इनमें जो शरह मवाद है शुरू के दिनों में वो बढ़ जा सकती हैं। ब्रूडिंग मैनेजमेंट में इसके ख़ास केयर का हमें एहतमाम करते हैं। पहले 1-2-3 दिन खुराक को ज़मीन पे डाला जाता है और इनको इसमें आदत डाली जाती है कि खुराक को खाएं, और उसके बाद इसके फ़ीड के बर्तन, जो फ़ीड की जिसको नॉर्मली हम नालियाँ कहते हैं, लॉन्ग फीडर, उनमें इसको डाला जाता है। पानी के लिए बड़ी स्पेशल केयर की जाती है। पानी के छोटे बर्तन रखे जाते हैं और पानी के बर्तन में पत्थर की कंकरियाँ रखी जाती हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उसका नतीजा ये होगा कि क्योंकि इसका वज़न 6 से 8 ग्राम है एक दिन के चूज़े का, अगर वो पानी पीता है और पानी पीने के लिए वो पानी के बर्तन में या उस हिस्से में चला जाता है जहाँ पानी है, तो वहाँ पे ये डूब सकता है और उसके डूबने की वजह से अमवात बढ़ सकती हैं। तो फिर उस पानी के हिस्से में या जो ड्रिंकर के साइड्स हैं, जो तमाम उसका एरिया है, उसमें हम पत्थर की कंकरियाँ डाल देते हैं ताकि ये उसमें डूब ना सके। इसके लिए जो दर्जा हरारत की ज़रूरियात हैं वो भी दूसरे परिंदों की तरह ही हैं। जैसा कि हम पहले हफ्ते में 95 फ़ॉरेन डिग्री हाइट रखते हैं और दूसरे हफ्ते में 5 फ़ॉरेन हीट कम करके 85 डिग्री किया जाता है। तीसरे हफ्ते में 5 कम करके 80 डिग्री कर देते हैं। चौथे हफ्ते में 5 कम करके 75 डिग्री फ़ॉरेन हीट कर देते हैं और अप टिल इसको मार्केटिंग तक इसी दर्जा हरारत पे इसको पाला जाता है। नमी की मिकदार 65% रिकमेंडेड है, लेकिन इसका ख़ास तौर पे फार्मर ख्याल नहीं रखता क्योंकि मौसम के हिसाब से ये डिफरेंट होती है और इसको मेंटेन करना एक मुश्किल जॉब भी है। अगर कम है तो पानी स्प्रिंकल करें, अगर ज़्यादा है तो कोशिश करें कि एग्जॉस्ट फ़ैन लगाएं जिसकी वजह से एयर सर्कुलेशन ज़्यादा हो। ताज़ा हवा की आमदरफ़्त ज़रूरी है, इसलिए एग्जॉस्ट फ़ैन होने का इसका ज़रूरी है कि ताज़ा हवा इसके अंदर आए और जो इसकी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर की गैसेस हैं वो बाहर जा सकें, इसको मसाइल ना आए। नॉर्मली इसमें जो शुरू के दिनों में अमवात ज़्यादा होती हैं, ये अमवात ज़्यादा तक जो मैनेजमेंट प्रॉब्लम है उसकी वजह से आती हैं। तो इस मैनेजमेंट को हम बेहतर से बेहतर करते हैं और अमवात की परसेंटेज इतनी बढ़ जाती है कि इसमें मुमकिन है कि 80-90% फ्लॉक आपका डेड हो जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रखें। अगर परिंदे पूरे हाउस में या अपने शेड में या जो आपका एरिया है उसमें बराबर के तौर पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है तो इट मीन कि आपका दर्जा हरारत जो वो ठीक है। अगर परिंदे इकट्ठे हो रहे हैं कॉर्नर में, नुकरों में, तो इसका मतलब है कि भट्टी का जो टेम्परेचर है वो कुछ ज़्यादा है। अगर जो चूज़े हैं वो भट्टी की तरफ इकट्ठे हो रहे हैं, इट मीन कि दर्जा हरारत कम है। तो इसकी ब्रूडिंग मैनेजमेंट या इसकी फार्मिंग मैनेजमेंट की कामयाबी का हिसार इसी पे है कि आप इसका दर्जा हरारत बरकरार रखें जो रिकमेंडेड है। इसके लिए आप स्पेशल केयर ये कर सकते हैं कि 3 थर्मामीटर आप लें, एक को ब्रूडर के साथ लगाएं, एक चिक्स के एरिया में रखें और एक उसको दीवार के साथ 1 फीट की हाइट पे लगाएं कि आपको तीनों एरिए का डिफरेंस महसूस हो सके। नॉर्मली इसमें ये एक फार्मर से गलती हो जाती है कि जब फार्मर इंटर होता है वो थर्मामीटर को एक हाइट पे लगा देता है 2, 3, 4 फुट की, तो जो अपर एरिया है वहाँ पे टेम्परेचर पूरा है, लेकिन जो ग्राउंड पार्ट्स है जहाँ पे चिक्स हैं वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है।
तो वो ये गलतफहमी अमवात में इजाफे का सबब बनती है। तो इसलिए थर्मामीटर को ग्राउंड लेवल पे लगाएं और इसका दर्जा हरारत मेंटेन करें, ना ज़्यादा होने दें ना कम होने दें। फिर आते चूज़े को कोशिश करें कि दूसरे दिन इसमें कुछ लैक्सेटिव चीज़ें या फ्लशिंग टाइप कोई मीठी चीज़ दें, क्योंकि जब चूज़ा हैचरी से बाहर आता है तो उसके डाइजेस्टिव या निज़ाम में कुछ गैर ज़रूरी मादे होते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इनको कोई मीठा या शक्कर का या गुड़ का एक महलूल बना के दें, और ताकि वो जिस्म से वो खारिज हो सके। इसको हम फ्लशिंग कहते हैं। दूसरे दिन इनको कोई ना कोई एंटीबायोटिक दें, क्योंकि हैचरी में कहीं ना कहीं कोई जरासीम मौजूद हो सकता है, फार्म पे हो सकता है, एग यॉक जो जर्दी उसके पेट में होती है उसकी वजह से कोई इन्फेक्शन हो सकती है, जिसकी वजह से हम बीमारियां ज़्यादा आ सकती हैं और शर्रा मवाद बढ़ सकती हैं। इसलिए कोई ना कोई एंटीबायोटिक का दूसरे दिन से इस्तेमाल करें, और एंटीबायोटिक को कम से कम 3 दिन से लेकर 5 दिन तक इस्तेमाल करें। बर्ड्स की हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए, उसके ग्रोथ को बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि आप उसके साथ कोई विटामिन सप्लीमेंट करें। मार्केट में बहुत सारे विटामिन अवेलेबल हैं जो कि एंटीबायोटिक के साथ पानी में दिए जा सकते हैं। जब आप इसकी ब्रूडिंग कर लेते हैं तो इसके ग्रोइंग पीरियड नॉर्मली, क्योंकि बर्ड के फैदर पर आ चुके हैं, दर्जा हरारत भी कम दरकार है, तो वो बेहतर हो जाते हैं। ब्रूडिंग में अगर टेम्परेचर कम हो जाए या इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप किसी भी चीज़ से, कपड़े से या पॉलीथीन किसी शीट को या उसके कुछ हिस्से को एक लकड़ से बांध के उसको बार बार उनके ऊपर हिलाते हैं कि वो आवाज़ से एक्टिव रहते हैं और इकट्ठे नहीं होते, आवाज़ कम आती हैं। दूसरे नंबर पे आप उनको हाथ से भी हिला सकते हैं कि वो इकट्ठे ना हों, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहें कि अमवात ना बढ़ सकें। तीसरे नंबर पे अगर कोई डिज़ास्टर आ जाता है, मीन लाइट बंद हो जाती है, आपकी भट्टी किसी वजह से नहीं चल पा रही या गैस किसी वजह से नहीं है, तो इस सूरत में ब्रूडिंग के दौरान छोटे चीज़ों को जिस डब्बे में लेके आएँ या जिस टोकरियों में लेके आए हैं, आप उनमें डाल के हाथ पे उसको हिलाते रहें। उसकी वजह से इनकी जो क्राउडिंग होती है वो कम हो जाएगी, और क्राउडिंग की वजह से जो मवाद होती हैं आप इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और ये मसाइल फार्मर के साथ अक्सर आते हैं। ड्यूरिंग ब्रूडिंग इनको बहुत सारी बीमारियां आती हैं, टाइफाइड, पैराटाइफाइड और इसी तरह और कॉक्सीडियोसिस भी आ सकती है। तो ये इनके लिए ज़रूरी है कि आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें। ब्रूडिंग के बाद ग्रोइंग पीरियड शुरू हो जाता है, जिसमें निस्बतन परिंदे बड़े हो जाते हैं और दर्जा हरारत भी कम दरकार है, और आपकी जो स्पेशल केयर है वो ज़रा कम हो जाती है, तो परिंदे उसमें बेहतर तरीके से ग्रो करते हैं। अच्छा, इनकी जो ग्रोइंग पीरियड के बाद इनका जो लेइंग पीरियड शुरू होता है। नॉर्मली जो ग्रोइंग पीरियड है 40-42 डे पे आता है। 42 दिन पे आप अगर इसको मार्केट करना चाहें तो आप इसको मीट के लिए मार्केट कर सकते हैं, इसकी मार्केट अवेलेबल है। लेकिन अगर आप इसको एज ए ब्रीडर रखना चाहते हैं कि आपको इनसे चूज़े लेने हैं, तो आप इसको एज ए ब्रीडर मेंटेन करते हैं। ब्रीडर के लिए ज़रूरी है कि आप इसको नर और मादा की एक ख़ास शरह में रखें, मसलन 2 मादा और 1 नर की शरह से इसको रखा जाए, और तकरीबन ये 45 दिन पे अंडे देना शुरू कर देते हैं। ज़रूरी है कि अंडे को 4 से 6 दफ़ा दिन में इकट्ठा किया जाए। जो 80% अंडे देने की शरह है वो सुबह से लेके शाम 3 बजे तक है। 80% अंडे ये दिन के वक्त देते हैं, और 20% जो इनके देने की शरह है वो अंधेरे में यानी कि रात के वक्त देते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें कलेक्शन टाइम यानी कि अंडे इकट्ठे करने का टाइम बढ़ाया जाए। अंडे कलेक्ट करने के बाद आप इसको 1 या 2 दिन इसको स्टोर करें। स्टोरेज के लिए ज़रूरी है कि वो टेम्परेचर 16 डिग्री से 20 डिग्री तक होना चाहिए। अगर आप उसको ऐसा नहीं करते तो या तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसकी चिक्स की डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी, अगर कम है या दरमियान में है तो हो सकता है वो जो उसमें टाइल एग है वो डेड हो जाएगा और उससे बच्चा चूज़ा निकलने की शरह कम हो जाएगी। आप 2 से 3 दिन इसको स्टोर करते हैं, फिर इसको आप हैचरी में सेट कर देते हैं। हैचरी के 2 पार्ट्स हैं, एक
सेटर और एक हैचर। सेटर में इसको 14 दिन के लिए रखा जाता है और वहाँ पे इसका दर्जा हरारत 38.4 तक हम इसको बरकरार रखते हैं। और 14 दिन के बाद जब हम इस हैचर में करते हैं तो वहाँ पे 1 डिग्री टेम्परेचर कम कर दिया जाता है। इसी तरह ह्यूमिडिटी जो सेटर है इसमें 65% रखते हैं और जो हैचर है वहाँ पे 74 से 85% रखते हैं। हैचर में नमी बढ़ाने का मकसद ये है कि जो उसका खोल है वो ज़्यादा उसमें मॉइस्ट नमी आ जाए और वो जो अंदर चूजा है वो इसीलिए इसको तोड़ सके और वो हैच हो सके। और इसमें जो हैचेबिलिटी है, हैचेबिलिटी मीन के जो आपने अंडे सेट किए हैं उसमें ए ग्रेड अच्छे चूजे निकलने की जो शर्रा है उसको हम हैचेबिलिटी करते हैं। और जो चिक्स हैं, कोयल बटेर हैं, इसमें से 80 से 90% शर्रा है, यानी कि हैचेबिलिटी 80 से 90% है। अब थोड़ा सा इसकी खुराक के बारे में डिस्कस करते हैं। नॉर्मली अगर आपको इसकी स्पेशलाइज खुराक अवेलेबल नहीं है, आप ब्रायलर की खुराक जो अगर आप 42 दिन तक रखना है तो आप ब्रायलर की खुराक जो ब्रायलर में यूज़ होती है इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने ब्रीडर के लिए रखना है तो आपको इसको ब्रीडर का राशन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि इसकी 22 से लेके 22 से लेके 24 तक इसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है और 2900 से लेके 3000 तक इसकी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है। अगर आपने स्पेशल इसकी डाइट बना सकें तो इसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट का प्रोफाइल या बैलेंस डाइट इसको हम रखते हैं। अब इसकी डिज़ीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। इन परिंदों में डिज़ीज़ से ज़्यादा मैनेजमेंटल इशू होते हैं। अगर आप एक समझते हैं कि 15 से 20% मवात है तो आप अपने बिज़नेस को अपनी फार्मिंग को एक अच्छी फार्मिंग कह सकते हैं, लेकिन ये कम से कम होनी चाहिए। लेकिन इसमें शर्रा मवात अगर 15 से 20% बढ़ रही है तो वो आपके बिज़नेस को डिस्टर्ब करेगी, आपके प्रॉफिट लॉस के मार्जिन को डिस्टर्ब कर देगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि मैनेजमेंट जो आपकी फार्म की एहतियाती तदाबीर हैं उसको अच्छे तरीके से अडॉप्ट किया जाए और किया जाए और बीमारियों से बचा जाए। इनकी बीमारियों में जो ज़्यादातर आता है वो टाइफाइड, पैराटाइफाइड है। इनकी ट्रीटमेंट यही है कि अगर ये कहीं किसी वजह से हो तो आप इसको कोई अपने वेट से कंसल्ट करें या कम से कम एक एंटीबायोटिक 3 से 5 दिन तक दें और इनकी डाइट को थोड़ा सा डिल्यूट कर दें, क्योंकि जब टाइफाइड पैराटाइफाइड होता है इसमें इनका जिगर का जो है वो उसके हार्डनेस आ जाती है, वो डैमेज हो जाता है, उसमें प्रॉब्लम आते हैं, तो उसमें आप उस पर लोड कम करते हैं। दूसरे नंबर पे एंटीपायरेटिक जो दर्जा हरारत बुखार को कम करे, कोई बुखार के लिए आप इसको सिरप दे सकते हैं। इसके अलावा इनमें कॉक्सी एक बीमारी है जिसमें खूनी बीठें परिंदा करना शुरू कर देता है। आम तौर पे जो खुराक होती है उसमें कोई ना कोई खूनी बीमारी है, खूनी पेचिश है, उसके लिए कोई ना कोई कॉक्सीडियोस्टेट डालते हैं। अगर किसी वजह से ये कोई बीमारी आ जाए तो इसको फौरी तौर पे ट्रीट किया जाए, उसमें कोई कॉक्सीडियोस्टेट डाला जाए और इसको फौरी तौर पे कंट्रोल किया जाए। अगर ये आप इसको ट्रीटमेंट को डिले करते हैं तो इसमें परिंदे के खून से ज़्यादा खून का लॉस होता है और वो वीक हो जाता है और वज़न कम आता है। तो इसलिए इसका स्पेशल अरेंजमेंट किया जाए और ख़ास तौर पे इसको विटामिन के भी डाला जाए। जो कॉक्सी बीमारी है, खूनी पेचिश, इसके आने की जो मेन वजह है कि जो इसके नीचे वाला लीटर होता है वो गीला हो जाता है, उसमें नमी का लेवल ज़्यादा होता है। इसलिए नीचे लीटर को आप ज़्यादा से ज़्यादा रखें कि खुश्क रहे, उसकी नमी 60%। अगर किसी वजह से पानी गिर जाता है वहाँ पे जो गीला हो जाता है तो वहाँ पे उस गीले लीटर को उठा के वहाँ पे खुश्क डाल दें। और ख़ास तौर पे पानी के जो बर्तन होते हैं वहाँ उसके नीचे गीलापन ज़्यादा होता है तो वहाँ से लीटर को रिमूव करके वहाँ से ताज़ा लीटर डाला जा सके। इसकी मार्केटिंग के बारे में यह है कि इसको अगर एज ए बड़ा बिज़नेस अडॉप्ट किया जाए या गवर्नमेंट इसकी सरपरस्ती करे तो इंटरनेशनली इसकी डिमांड मौजूद है। हम इस गोश्त को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ख़ास तौर पे जापान में, जहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और एक अच्छा इनकम इसको कमाई जा सकती है। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में जो विंटर सीज़न है, सर्दियाँ हैं, इसमें इसका होटलों में बड़ा इस्तेमाल है, उस वक्त इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, तो आप इसको उस वक्त कर सकते हैं।
तो इसकी जो प्रॉफिट मार्जिन वो बहुत ज़्यादा है। इसके लिए आपको कोई स्पेशल हाउस की ज़रूरत नहीं, आप घर में ही किसी कॉर्नर में एक छोटे कमरे में इसकी फार्मिंग कर सकते हैं और इससे बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। और इसका फ्लाक भी 40-45 दिन में तैयार हो सकता है, यानी कि 45 से 50 दिन के बाद आप दूसरा फ्लाक डाल सकते हैं। तो ये नाज़रीन बटेर फार्मिंग के बारे में मुफीद मालूमात थी जो हमने आपको डिलीवर की हैं। मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगी और आप इससे फार्मिंग में हेल्प करेंगी। इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।